नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स के बाद कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करना चाहिए या व्हाट आर डूज एंड डोंट्स टू बी फॉलो, और ऐसे क्या प्रिकॉशन हैं कि अगर हम उन्हें फॉलो करेंगे तो बेटर हीलिंग होगी। So today I am going to tell you regarding the instructions or precautions or do's and don'ts after dental implant। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम पहले डेंटल इम्प्लांट इतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं थे। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो डेंचर पहनते थे, उसमें वो उतार के रात को रख देते थे एंड वी यूज़ टू मेक फन, वी यूज़ टू टीज देम फॉर दिस। बट अब आप अक्सर नोटिस कर रहे होंगे कि घरों में डेंटल के जो डेंचर्स होते हैं, आर्टिफिशियल दांतों के सेटअप कम होते जा रहे हैं। यस, इसका एक मेन कारण है बिकॉज जैसे जैसे हर फील्ड में एडवांसमेंट हो रहा है ऐसे ऐसे डेंटल इम्प्लांट में भी एडवांसमेंट हुआ है। हमारे दांतों को रिप्लेस करने की नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम आपको फिक्स दांत दे देते हैं और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है फ्रेंड जैसे आपके नेचुरल दांत। और ऐसा नहीं है कि केवल सीनियर सिटीजन्स को ही डेंटल इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है जो कि डेंचर पहनते थे। इट्स नॉट एट ऑल लाइक दिस। इन माई सेंटर देर आर सो मैनी पेशेंट जो यंग जनरेशन हैं, ड्राइव करते हुए, बाइक चलाते हुए, फाइट करते हुए उनके आगे के दांत टूट गए, ट्रॉमा हो गया एंड दे टोल्ड, दे जस्ट केम और वो कहते हैं कि मैम हमारे दांत लगा दीजिए, और हम बिल्कुल भी उतारने चढ़ाने वाली प्लेट नहीं लगा सकते। एंड देन कम्स द रोल ऑफ डेंटल इम्प्लांट। फ्रेंड्स, ये दांत को लगाने का एक फिक्स तरीका है जिसमें हम एक प्रोसीजर करते हैं, इम्प्लांट डाल देते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद हम उस पर आर्टिफिशियल टूथ लगाते हैं। बहुत डिटेल में इसके प्रोसीजर को मैं इस वीडियो के थ्रू नहीं समझा पाऊँगी अभी, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं डेंटल इम्प्लांट जब हम कर लेते हैं उसके बाद क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। अक्सर मैंने देखा है कि जब हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस बताते हैं उस समय तो आप याद रखते हैं, बट आफ्टर गोइंग बैक टू होम सम पीपल मे मिस आउट इट एंड कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉक्टर को कॉल करते हैं। कभी हो सकता है आपके डॉक्टर फ़ोन उठा पाएँ, कभी ना भी उठा पाएँ। So to solve all these things I am going to release this video and this is for those people जिन्होंने डेंटल इम्प्लांट कराया है या कराने वाले हैं या सोच रहे हैं। So friends, जब आपका डेंटल इम्प्लांट आपके डॉक्टर डाल देते हैं, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो मैं अपने पेशेंट को देती हूँ कि आप स्पिट मत करिएगा, थूकना नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नो। आपको जब आपके डॉक्टर डेंटल इम्प्लांट करके भेजते हैं तो एक गॉज यानी कि पट्टी का ऐसे गोल कॉटन प्लग या कोई पट्टी का टुकड़ा उसमें अच्छे से लगा के भेजते हैं। आपको फ्रेंड्स क्या ध्यान रखना है, अच्छे से उसको ऐसे जेंटली प्रेस करना है। सपोज़ मुझे यहाँ इम्प्लांट हुआ है, यू जस्ट नीड टू प्रेस इट लाइक दिस जेंटली। आपको बहुत टाइट से नहीं दबाना है, आपको बहुत ढीला ढीला नहीं छोड़ना है, उसको जेंटली प्रेस करके रखना है। ये प्रेसिंग टाइम 30 मिनट्स भी हो सकता है, 45 मिनट्स भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। डिपेंड करेगा आपने कितने इम्प्लांट डलवाए हैं और डिपेंड करेगा कि आपके जो सर्जन हैं उन्होंने आपको क्या टाइम बताया है। पहला इंस्ट्रक्शन ये हो गया कि आपको कॉटन प्लग को अच्छे से रखना है। दूसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बार बार थूकना नहीं है, थूक थूक के देखना नहीं है कितना ब्लड आ रहा है, कितना थूक आ रहा है। सम पीपल हैव टेंडेंसी बार बार स्पिट करेंगे, देखेंगे इतना ब्लड आ रहा है, इतना थूक आ रहा है, ये सब नहीं करना है। अगर आप नहीं थूकेंगे तो ब्लीडिंग जल्दी रुक जाती है। इफ़ यू विल कीप ऑन स्पिटिंग तो वो देर तक प्रोलॉन्ग हो जाती है। थर्ड इंस्ट्रक्शन, आपको 24 आवर्स तक ठंडा और मुलायम ही खाना लेना है, ठंडी चीज़ें ही पीनी हैं। आपको कोल्ड ड्रिंक या इस तरह की एरिएटेड ड्रिंक से बचना है। 24 घंटे तक ठंडा मुलायम खाना जैसे दलिया, खिचड़ी, दूध, ब्रेड, ओट, दही, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं। आपको गरम गरम हार्ड चीज़ों से बचना है। आपको एब्रेसिव फूड बिल्कुल नहीं खाने हैं। जिस फूड को चबाने में ज़्यादा मेहनत लगती है उनको नहीं खाना है। राइस वगैरह अवॉइड करना है। नॉन वेज इज स्ट्रिक्टली नो। स्टिकी स्वीट्स कम्प्लीटली नो।
जब आप आधे पौने घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद कॉटन प्लग निकालते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ठंडा पानी सिप करके पी सकते हैं। आइसक्रीम अगर आपको सूट करती है तो वो आप ले सकते हैं। इससे फ्रेंड्स ब्लीडिंग जल्दी रुक जाती है, घाव को भरने में ये हेल्प करता है। अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग या किसी भी प्रकार के टोबैको का शौक रखते हैं तो वो आपको कुछ दिन के लिए रोकना होगा और आपको अपने डॉक्टर जब गो हेड करते हैं उसके बाद ही आप अलाउ हैं। एक बार हीलिंग हो जाए, इम्प्लांट के हिसाब से आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि कितने टाइम पहले छोड़ना है और जो इम्प्लांट है उसके कितने टाइम बाद आप ले सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट आता है कि सॉफ्ट डाइट तो लेनी ही है, थोड़ा कम बोलने की कोशिश करना है। बार बार किसी भी चीज़ को बोलने के लिए बहुत बड़ा मुंह नहीं खोलना है, थोड़ा मुंह भी कम खोलना है। जहाँ आपका सपोज इस तरफ इम्प्लांट डला है तो आइस पैक आप धीरे से लेके ऐसे ऐसे जहाँ पर हमने इम्प्लांट किया है वहाँ लगाएंगे। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट देयर इज़ ऑलवेज अ सेकेंड वे आउट। कई लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास आइस पैक ही नहीं है डॉक्टर साहब, हम क्या करें। सो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपके पास आइस पैक नहीं है तो आपके फ्रीज़र में बर्फ़ है, आप उसको क्रश कर सकते हैं, हैंकी में रख सकते हैं और एक सिंपल कन्वेंशनल तरीके से हैंकी में रख के इस तरह से आप आइस को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप आइस पैक या बर्फ़ को क्रश करके लगा रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, उसको एक ही जगह पे नहीं रखेंगे। कई डॉक्टर्स जब गाइड करते हैं तो कई बार पेशेंट से समझने में गलती हो जाती है या टाइम की कमी की वजह से इस प्रोसेस को नहीं समझाया जाता है अगर, तो कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं आइस को एक ही जगह पे बहुत देर तक रख लेते हैं जिसकी वजह से वो कंसोलिडेट हो जाती है, गांठ सी या हार्ड सा बन जाता है। तो इससे बचने के लिए आप उसको इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में मूव करते रहेंगे और 1 से 2 मिनट बहुत होता है। बहुत देर तक नहीं लगाएंगे कि मैं जितनी देर तक लगाऊंगा उतनी जल्दी फटाफट हीलिंग हो जाएगी। इट्स नथिंग लाइक दैट। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ऑलवेज रिमेंबर। तो थोड़ी देर लगाना है, आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं। कई बार आपके घर के बुजुर्ग लोग या कुछ बड़े लोग मानते हैं कि अगर हम गरम गरम खाएंगे तो घाव जल्दी भरेगा, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। आई हैव सीन इन इंडिया इन मैनी रूरल एरियाज़ और इनफैक्ट इन अर्बन एरियाज़ कि कुछ बुज़ुर्ग लोग ये मानते हैं कि गरम गरम खाने से तो बच्चों को या किसी का इम्प्लांट हुआ उन्होंने हलवा खिला दिया गरम गरम। डोंट डू दिस मिस्टेक, दिस इज़ वेरी रिस्की। उसके बाद जब इम्प्लांट होते हैं कुछ केसेस में स्टिचेस आते हैं, कुछ केसेस में नहीं भी लगाने पड़ते। सपोज स्टिचेस आए हैं तो ये कॉमन सेंस की बात है कि कुछ भी ऐसा खाना ना खाएं जो कि स्टिचेस में फंस सकता है, लाइक कटहल, भिंडी, नॉनवेज, कोई भी रेशे वाली चीज़ आप अवॉइड करें, अदरवाइज वो स्टिच में फंसेगा, गंदगी रह जाएगी तो वो हीलिंग को डिले करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है कभी कभी, नॉट इन एवरी केस बट इम्प्लांट के कुछ केसेस में हमें बोन ग्राफ्ट भी डालना पड़ता है। तो 1-2 दिन के लिए आपको कुछ ग्रिटी सा मटेरियल फील हो सकता है बिकॉज इट्स अ फॉरेन बॉडी, इट्स अ न्यू थिंग इन योर माउथ। उसको लेके परेशान नहीं होना है, वो फीलिंग 1-2 दिन तक होगी एंड देन यू विल फील फाइन। तो ये इंस्ट्रक्शंस थे जस्ट आफ्टर द इम्प्लांट प्रोसीजर। 24 घंटे के बाद जब आप ठंडा मुलायम ही खा चुके हैं और अब कंडीशन बेटर हो गई है, उसके बाद मेन इंस्ट्रक्शन होता है ओरल हाइजीन को मेंटेन करना। कई लोगों में मैंने देखा है कि हम इम्प्लांट डाल रहे हैं और पेशेंट ब्रश ही नहीं करते हैं कई दिनों तक। डोंट डू दिस मिस्टेक, यू सपोज टू ब्रश थरली। आपको अच्छे से ब्रश करना है, अच्छे से कुल्ला करना है। अगर ओरल हाइजीन ही मेंटेन नहीं रहेगी, सफाई मेंटेन नहीं रहेगी तो बैक्टीरिया पनपेगा, फिर हीलिंग कैसे होगी। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, यू सपोज टू ब्रश। इनफैक्ट आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट कि जब हमने इम्प्लांट किया है तो कुछ भी खाने के बाद आप कुल्ला कीजिए, उससे स्टिचेस में गंदगी नहीं रहेगी, इम्प्लांट के चारों तरफ ऊपर सराउंडिंग टिश्यू साफ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर सपोज कुछ फंस गया है तो आप धीरे से मिरर में देख के निकालें या क्लिनिक पे आके आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। उसको खींचे नहीं, अदरवाइज थोड़ा सा पेन हो सकता है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट होता है 24 घंटे के बाद आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। इससे सैनिटाइजेशन मेंटेन रहता है और अच्छा हीलिंग में हेल्प होता है। कुछ इम्प्लांट के केसेस में हम क्लोहेक्सिडीन या बीटाडीन गार्गल भी बताते हैं, वो डॉक्टर टू डॉक्टर और प्रोसीजर टू प्रोसीजर वेरी करता है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो आपके डॉक्टर ने जिन्होंने किया है उसके हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं।
जब आपके ये सारे इंस्ट्रक्शन पूरे हो जाते हैं, इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट रोल आता है वो ये कि आपके डॉक्टर आपको एक पेन किलर बताते हैं, यूजुअली हम एंटीबायोटिक बताते हैं, और एक एंटासिड्स वगैरह बताते हैं ताकि गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो। यूजुअली जो गैस और एसिडिटी की जो मेडिसिन है वो एम्प्टी स्टमक ली जाती है। पेन किलर आपको ट्वाइस या थ्राइस अ डे रिकमेंड होते हैं, एंटीबायोटिक भी ट्वाइस या थ्राइस अ डे रिकमेंड हो सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है कौन सी एंटीबायोटिक कौन सी डोज कितनी दी जा रही है, वो आपके रिस्पेक्टिव डॉक्टर आपको गाइड करते हैं, उसके हिसाब से आपको लेना है। सो दीज वर वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंस्ट्रक्शन जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, गो टू दी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। जब इम्प्लांट प्रोसीजर होता है तो हम आपको एक डेट देते हैं कि हम नेक्स्ट आपको इस डेट पे आना है, उस डेट पे आपको ज़रूर जाना है, उसको मिस नहीं करना है। इन बिटवीन अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ओके। बट अगली सिटिंग में आपको ज़रूर जाना है ताकि वो प्रोसेस फॉलो अप हो, उसको मिस नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, दीज वर दी सिंपल इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड आई होप नाउ इट विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या करना है इम्प्लांट के बाद, कैसे फॉलो करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। Thank you so much. Take care. Good luck.